अच्छा जी। स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपके साथ सेशन है काफ़ी स्पेशल भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ना सिर्फ ब्रिटिश हिस्ट्री के लिए बल्कि आपके ओवरऑल जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनको चूज़ करने के लिए मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो आपका आज का है। यानी आपके पास, आपको पता है कि अगर हम सीएसएस की ओवरऑल बात करते हैं तो उसमें कुछ आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। सीएसएस में आपके पास टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपके पास 600 के कंपलसरी होते हैं और आपके पास 600 के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। हर साल जो आपके पास मेरिट है, अक्सर औकात हमारे पास क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे किसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं, वो उसको पास करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। और बाज औकात ऐसा होता है कि पंजाब में होने की वजह से आपकी एलोकेशन जो है वो एक या दो नंबर से भी मिस हो रही होती है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से या ओवरऑल जो एक मेरा 3 से 4 साल का इसमें एक्सपीरियंस है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास ऑप्शनल की है। अगर आपके ऑप्शनल का स्कोर अच्छा है तो ये आपकी एलोकेशन में मेक और ब्रेक के तौर पे एक्ट कर सकता है। सो बाज औकात ऐसा होता है कि आपके पास हर साल इन कंपल्सरीज में से कोई ना कोई टारगेट हो रहा होता है कि जैसे किसी दफा वो इस्लामियात को टारगेट करता है, किसी किसी टाइम पे पाकिस्तान अफेयर को टारगेट कर लेता है। तो यहाँ पे आपके पास जो स्कोरिंग टेंडेंसी है वो एवरेज रहती है। ठीक है। जो आपके पास स्कोरिंग टेंडेंसी है वो एवरेज रहती है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि आपके पास जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास इसकी तरफ आते हैं, ऑप्शनल की तरफ। और आप अगर अपने टॉपर्स को देखें या उन लोगों को देखें कि जो आपके पास अच्छे ग्रुप में एलोकेट हुए हैं, उनका ऑप्शनल में स्कोर बहुत अच्छा था, या फिर उनके जो ऑप्शनल थे वो ऐसे थे कि जो जहां पे उनका स्कोर जो है वो स्टेबल रहा है। तो सबसे पहली चीज, जब भी आपने सीएसएस की जर्नी में आना है तो आपने सिर्फ उसको पास करने के लिए नहीं पढ़ना, उसमें एटलीस्ट आपने जो 700 वाला फिगर है उसको आपने क्रॉस करना है। सो हमारे यहाँ अक्सर हमें ये चीज़ नहीं बताई जाती कि ये जो 700 का फिगर है इसको किस तरह लेना है। लेट्स से एक रफ सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी, एसए, उसके बाद प्रेसी और इस्लामियात, यहाँ पे जो एवरेज स्कोरिंग ट्रेंड है पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर वो आपका 40 से 50 है। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर में भी अगर हम जाते हैं तो आपके पास वो 40 से 50 का ट्रेंड चल रहा होता है। और जनरल साइंस जो है वो आपको 60 से 80 के दरमियान लेके जाता है। एसए में आपके पास 40 होता है। प्रेसी में आप 50 से 60 के दरमियान या फिर आप 40 से 60 के दरमियान रहते हैं। और इस्लामियात भी आपका 40 से 60 के दरमियान रहता है। आप अगर सारी डीएमसीज को देखें, बड़ा रेयरली एक्सेप्शनल केस होता है कि यहाँ पे किसी एक ने इनमें हाईली एक्सेप्शनल जो है स्कोर किया होता है। तो अगर आप इसको सम अप करते हैं या इसका जो टोटल काउंट करते हैं तो ये बड़ा आपके पास एक मिनिमम सा बनता है। सो यहाँ पे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक एवरेज स्कोर आ रहा होता है। तो इसमें जो की रोल प्ले करते हैं वो आपके पास ऑप्शनल्स होते हैं। ऑप्शनल में आपके पास सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको पॉलिटिकल साइंस या आईआर में एक में जाना पड़ता है। सो इसका मतलब है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं तो आपके पास स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो यहाँ पे भी एवरेज आएगा, कोई एक आधा एक्सेप्शनल करेगा। तो बाकी आपके पास रह जाते हैं वो चार सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपने मैक्सिमम स्कोर करना है। और एटलीस्ट अगर आप 72 में 60 और 50, अगर आप ये एवरेज ले रहे हैं और 130 यहाँ पे आपके पास आ रहा है तो आपका जो स्कोर है वो 700 प्लस बनता है। ओनली देन यू वुड बी एबल टू गेट अ गुड एलोकेशन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो चार हैं, ये चार जो आपके पास सब्जेक्ट हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। ये आपकी एलोकेशन भी करवाएंगे, ये आपको अच्छा ग्रुप भी करवाएंगे,
और यही वो सब्जेक्ट हैं जो आपकी नेक्स्ट जो पूरे का पूरा प्रोसेस है उसको डिसाइड करेंगे। अब थोड़ा सा इसकी तरफ आ जाते हैं कि आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं हमेशा बच्चों को, या मैं अपने लिए अगर अप्रोच लूं, तो हाई स्कोरिंग ट्रेंड तो सारे बच्चे देख रहे होते हैं कि इसमें आपके पास 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, उसके अलावा 60 आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी एक गलती की जाती है, इसका लो स्कोरिंग ट्रेंड आज तक नहीं देखा जाता, ना हमें बताया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक साल एक सब्जेक्ट आपके पास टारगेट हो गया है, ठीक है, लेट से आपके पास कोई सब्जेक्ट टारगेट हो गया है, तो उसका जो मिनिमम स्कोरिंग ट्रेंड है वो कितना है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें आती है आपके पास उस सब्जेक्ट में स्टेबिलिटी कितनी है, यानी आप ओवर द ईयर देख रहे हैं 2016 से ऑनवर्ड 2022 तक उसका सिलेबस और एग्जाम की जो अप्रोच है उसमें कितनी कंपैटिबिलिटी है। यानी आप सिलेबस करते हैं, क्या ऐसा तो नहीं होता कि एग्जामिनर उसकी इतनी निटी ग्रिटीज में चला जाता है, या एक चीज जिसे हम कहते हैं डेप्थ, उसमें इतना चला जाता है कि आपको सिलेबस प्रिपेयर करके भी ऐसा लग रहा होता है कि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं होता। ये दूसरी चीज आपके पास आती है। तीसरी चीज जो मैं रेकमेंड करता हूं वो है कंसंट्रेशन फिनोमेना। कंसंट्रेशन फिनोमेना आपके पास क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट को कई लोग ऑप्ट कर रहे होते हैं, और वो इतना ज्यादा रैंडम हो जाता है कि उसमें एग्जामिनर टारगेट नहीं कर रहा होता, बल्कि आपके पास जो कंटेंट है उसमें मोनोटनी आ जाती है। देखें, आप और मैं जो है, हमारी बैकग्राउंड स्टडी तो इतनी अच्छी नहीं होती, या हमने सोशल साइंसेज में तो इतना टाइम स्पेंड नहीं किया होता। इसकी वजह से क्या होता है कि हम एक सब्जेक्ट को, और हमारे पास टाइम भी कम होता है, सो हम एक सब्जेक्ट को क्या करते हैं कि आपके पास लिमिटेड टाइम ही दे सकते हैं। जब लिमिटेड टाइम हम दे सकते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए जिसका कंटेंट जो है, सॉरी, लिमिटेड टाइम हम देते हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट्स आपके पास क्या कर रहे होते हैं कि हार्डली एक दो या तीन रिसोर्सेज को कर रहे होते हैं, और उनका सिलेबस भी 60 से 70% कवर होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका स्कोर अगेन जो है वो नीचे आ जाता है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, वो आती है एमसीक्यूज, जो हमारे यहाँ अक्सर औकात, या हमें बीइंग द पार्ट ऑफ दिस थिंग, हमें बताया ही नहीं जाता। देखिए, आपके पास जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं वो आपके पास वो की हैं, मतलब अगर आप इसमें 17 ले रहे हैं, 17, 12, 12, और आपके पास 12, हम मिनिमम स्कोरिंग ट्रेंड देख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48, और 17 कितने बनते हैं, 65। और एक 65 एक लो स्कोरिंग अटेम्प्ट में इट इज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। यानी आपने जब एक ऑप्शनल है उसमें आपने क्राइटेरिया पहले देखना है, उसके लो स्कोरिंग ट्रेंड को देखना है कि हर साल इसमें अगर टारगेट हो रहा है, इनकेस बुरा रिजल्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल 21 का रिजल्ट सबसे बुरा था, उसमें ये जो सब्जेक्ट है इसने कितना स्कोर दिया। उसके बाद आपके पास आता है इसमें स्टेबिलिटी कितनी है, कि जो हम अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। उसके बाद इसमें कंसंट्रेशन कितनी है, कि क्या इसकी तरफ एक बैंड वैगन इफेक्ट तो नहीं है, सारे के सारे इस तरफ तो नहीं आ रहा है। सो इस सारे क्राइटेरिया को सामने रखते हुए आपको कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, या उसको ऑप्ट करना चाहिए। अगला, इसमें दो वेरिएशंस आती हैं। जितने भी हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देखते हैं, एक आपके पास क्या होता है, एनालिटिकल टाइप सब्जेक्ट होते हैं। एक वो होते हैं जिसमें आपके पास क्रैमिंग होती है, या फिर आपके पास उसको आप मेनली इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। अब दो तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, उनको एनालाइज करें। अब एनालाइज करना इट इज अ टफेस्ट थिंग एज कंपेयर टू दिस, कि मैं कहूं कि डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, एजुकेशन प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, कि आप उसको इन लिस्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5,
6, 7, 8, 9 एंड 10। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। और यही दो चीजें आपकी पॉलिटिकल साइंस और आईआर में आती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में टोटल एनालिसिस है आपके पास। यानी आपके पास क्या है कि एक सब्जेक्ट है, उसकी एक थ्योरी या रियलिज्म है, उसको आपने अप्लाई करना है। जब आपने अप्लाई करना है तो इसका मतलब है कि आपके पास एक डाइवर्स सेट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, कि ये भी ओपिनियन होना चाहिए, ये भी ओपिनियन होना चाहिए, तब आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे हम जब पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाते हैं तो आपके पास उसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वही स्टैग्नेंट नॉलेज है। यानी प्लेटो ने ये किया, हाँ उसकी अटेम्प्ट करने की टेक्निक डिफरेंट हो सकती है, लेकिन नॉलेज प्लेटो ने अगर आइडियल स्टेट पे ये बात कर दी है तो वहीं की वहीं रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी जा चुकी हैं तो वहीं की वहीं रहेंगी, लेकिन ये है कि आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो दो तरह से अप्रोचेस ली जाती हैं। अगर हम एनालिटिकल की तरफ जाते हैं तो ये वो सब्जेक्ट हैं जहां पे आप करने को स्कोर आए तो आप 150 प्लस भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे बुरा टारगेट करें तो आप 90 तक भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप हमेशा सबसे पहले सीएसएस में आपको एक सेफ अप्रोच लेनी चाहिए कि मैं अगर अच्छा स्कोर नहीं भी कर रहा तो एटलीस्ट जो 130 120 वाला 60 वाला जो है, 60 आपने हर एक सब्जेक्ट में स्कोर करना होता है। 60 वाला जो थ्रेशोल्ड है उसको पास कर। सो मेरे ख्याल में ये जो चॉइस है ये आपके पास एक वेल थॉट चॉइस नहीं है कि आप ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जाएं जहां पे आपके पास एनालिटिकल अप्रोच हो। ठीक है, क्योंकि हाँ ये है जिसको कॉन्फिडेंस है खुद पे कि मुझे एनालिटिकल अप्रोच मेरी बड़ी स्ट्रांग है, आई कैन गो विद दैट, यू मस्ट गो विद दैट। अब दूसरी साइड पे ये है क्रैमिंग है, जिसमें आपके पास मेयरली रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है। तो वहां पे आप क्या कर रहे होते हैं कि मेयरली आप फैक्ट्स को स्टेट कर रहे होते हैं कि जी ये फैक्ट है, ये ऐसे हुआ था, इसमें ये था, ये था, ये था। यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ थोड़े से उसमें डिफरेंट ओपिनियन ऐड करके आप एक क्वेश्चन में 13 से 14 इजीली ले सकते हैं। बिल्कुल क्रॉस तो नहीं ना कर सकता कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी आज से 100 साल पहले वहां पे एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट की मुझे कॉजेज बताओ, इम्पैक्ट्स बताओ, और उसके आपके पास जो ओवरऑल वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें उसका रोल बताओ। तो ये चीज अटेम्प्ट करना आसान होती है एज कम्पेयर टू दैट थिंग कि जी दुनिया में एक थ्योरी है रियलिज्म, उसको अप्लाई करके पूरी दुनिया में देखें। तो मैं हमेशा अपने लिए भी और जो आपके लिए भी एक सजेशन है कि उन सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं जहां पे ये चीज इन्वॉल्व है और आपके पास क्या है कि वो उसको मेनली आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और प्लस ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके एमसीक्यूज भी आपके पास इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आप 900 से 1000 जो एमसीक्यूज उसके करते हैं तो आपके पास जो मिनिमम स्कोर है वो 65-70 तक आप उसको इजीली लेके जा सकते हैं, और इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने, ये बातें तो सारी हो गई, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो आपके पास सिलेबस है उसको आपने लेना है। किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का, लेट्स से पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी है आपके पास, अभी हम ब्रिटिश हिस्ट्री का आपके सामने करेंगे भी, उसका सिलेबस देखना है, और उसके बाद उसके सारे के सारे पास पेपर 2022 तक कर लेने, 23 का नहीं करना। अब आपने क्या करना है कि सिलेबस का जो पोर्शन ए है उसको पहले आपने लिखना है, और उसके सामने आपने देखना है 2016 में क्या आया, 2017 में क्या आया, 2018 में क्या आया, 2019 में क्या आया, 2020 में क्या आया। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, एक आपके पास एक साइड पे आपके पास क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उससे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर कितनी डेप्थ में जा रहे हैं यहाँ पे। कि फॉर एग्जांपल उसने एक साल ये क्वेश्चन पूछ लिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स बताओ, दूसरी साल उसने ये पूछ लिया कि पाकिस्तान के समंदर की प्रॉब्लम्स बताओ। सो इस तरह से क्या है कि अगर एग्जामिनर ये वाली अप्रोच ले रहा है तो इसका मतलब है कि यू आर इन डीप ट्रबल। आप उसको प्रॉपरली जो है वो कवर भी नहीं कर सकते और प्रिपेयर भी नहीं कर सकते। ये चीज यानी आपने सिलेबस लिया, फिर जो आपने पास पेपर्स हैं उनको निकाला, और आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसका एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया। सो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके पास एक एनालिसिस आ जाएगा। दूसरा, आपको उसको प्रिपेयर करने में आसानी रहेगी। तीसरा, जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उन डायमेंशन तो ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, ये इसके बाद इसमें आती है जी दूसरी चीज, एक लास्ट चीज जो जेनेरिकली हम देखते हैं, फिर उसको ब्रिटिश हिस्ट्री की तरफ जाते हैं।
जेनेरिकली आपके पास ये है कि वो ये है कि आप इंफॉर्मेशन रिटेन कितनी कर सकते हैं उस सब्जेक्ट की। देखें आपके एवरीडे आपके क्या होंगे, 2 पेपर्स होंगे, 2 पेपर्स होंगे, तो इसका मतलब है आपने चीजों को रिवाइज भी करना है और जाके वहां पे एग्जाम में रिप्रोड्यूस भी करना है। तो क्या आप कहीं किसी ऐसे सब्जेक्ट के पीछे तो नहीं पड़ गए कि जिसकी इंफॉर्मेशन एक दफा आप याद करते हैं, अगले दिन फिर भूल जाती है, फिर अगले दिन भूल जाती है, या उसको एप्लीकेबिलिटी का जो है वो इशू आता है। सो इस सारे सिनेरियो में आपने इन सारे फैक्टर्स को देखना है और उसके बाद कोई भी एक आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो चूज करना है। सो अब आते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री की तरफ, जिसके लिए आप सब यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में कुछ आपके पास मिसकंसेप्शन हैं कि इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत डिटेल्ड है। पहली चीज कि ये कहीं वहां फिफ्थ सेंचुरी से या 6th सेंचुरी से या उससे पहले भी कहीं शुरू होती है। दूसरा, इसके बारे में मिथ ये है कि आपके पास इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा लेंथी है। तीसरा, इसमें आपके पास आता है जी इसके रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। और चौथा, इसके स्कोर को लेके लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। पहले हम इन 3 को देखेंगे, फिर उसके बाद जरा स्कोर पे बात करेंगे कि स्कोर इसका कैसे आता है या किस तरह से आता है। सबसे पहली तो अगर हम बात करें तो इसमें जो ब्रिटिश हिस्ट्री है वो आपकी स्टार्ट होती है 1688 से। इससे पहले आपका कोई भी टॉपिक एग्जामिनर नहीं पूछता। और इसका पहला जो टॉपिक है वो आपके पास है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। और एक और चीज याद रखें, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं 1700 से लेकर 1800 तक। उसमें एक किंग आता है, एक प्राइम मिनिस्टर आता है, एक पार्टी आती है, जो ओवरऑल वहां पे कोई नई डेवलपमेंट होती है। अब अगर आप किंग को प्रिपेयर कर रहे हैं, पीएम को प्रिपेयर कर रहे हैं, पार्टी को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस सारे को ही आपने लिखना है। यानी एक आपने जेनेरिक उसको प्रिपेयर कर लिया, अब उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सारा का सारा आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है हनोवरियन सक्सेशन। इसमें यानी हनोवरियन क्या था कि हाउस ऑफ हनोवर था, यानी एक किंग पहले था, दूसरा किंग आया और उसने क्या किया, इसको रिप्लेस किया। और उसके नीचे आपके पास क्या आती है, विग पार्टी आती है। और उसका जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था रॉबर्ट वॉलपोल। ठीक है। अब देखें ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इसकी कुछ कॉजेज होंगी, इसके कुछ इम्पैक्ट्स होंगे और इसके आपके फ्यूचर उसकी हिस्ट्री को शेप करने के लिए कुछ चीजें होंगी। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है, और यहाँ पे दूसरा जो आता है विलियम पेट आता है, जिसको चैट हम भी कहा जाता है। ठीक है जी। इससे अगला इसके सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, उसमें यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड है। फिर उसके बाद आपके पास ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है। आगे हम चलते हैं, उसमें आपके पास रॉबर्ट पील है। ठीक है जी। विक्टोरियन एरा है, जिसमें आपके पास ग्लैडस्टोन है, जिसने डिफरेंट रिफॉर्म्स की थी। फिर उसके बाद एडवर्डियन एरा है, वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, जिसमें हम पॉलिसी या इसके डिफरेंट डायमेंशंस को देखेंगे कि ऑटोम जनरल इम्पैक्ट क्या था। और उसके बाद जैसे ग्रेट डिप्रेशन है, लीग ऑफ नेशन है, और उसके बाद आपके पास आता है ईस्टर्न क्वेश्चन, यानी जो ऑटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन हुई थी। ठीक है। अब इन टॉपिक्स को जरा देखें।
कितने टॉपिक्स बनते हैं ग्लोरियस। अच्छा हम इस सारे को छोड़ देते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन कोई नई बात, या कभी आपने सुना ना हो इसके बारे में? सुना है ना? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा इसका। अब यहाँ पे आप आ जाएं कि यहाँ पे आप देखें वर्ल्ड वार 1 जो है टोटली आपको पता है कि क्या हुई थी, कैसे हुई थी, मतलब समहाउ हमें आइडिया होता है, पढ़ते हुए ये महसूस नहीं होता कि ये एक नई चीज है। यहां से आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं इस पूरे सिलेबस में। आपके पास 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने क्या करने होते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं करने होते हैं। ठीक है, यानी आपके पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, नोवेरियन सक्सेशन है, यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, रॉबर्ट पील है, विक्टोरियन एरा है, उसमें ग्लैडस्टोन है, एडवर्डियन एरा है, वर्ल्ड वार 1 है, उसमें आपके पास जनरल इम्पैक्ट क्या था, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन क्या थी, लीग ऑफ नेशन एंड ईस्टर्न क्वेश्चन है। ये सिलेबस है इसका। अब मुझे बताएं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये क्या सारे के सारे टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। यानी आप सिंपल करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन विकिपीडिया पे सारा का सारा डिटेल में अवेलेबल है, वर्ल्ड वार 1 सारा का सारा डिटेल में अवेलेबल है। अगर इनके नाम भी आप लिखेंगे वहां पे आपके पास विकिपीडिया पे सारा का सारा डिटेल में अवेलेबल है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे यहाँ जो मिसकंसेप्शन पाई जाती है, पहली तो ये है कि आपके पास सिलेबस इसका ये है पार्ट 1 का। अब जरा आते हैं आपके पास पास पेपर के क्वेश्चन से। हम स्टार्ट कर लेते हैं 2017 से। 2017 में जरा आप लिखते भी जाइएगा साथ। 2017 में आया है जी व्हिग पार्टी पॉलिटिक्स। जरा इसको लिख लें, आपको बाद में खुद भी अगर आपने प्रिपेयर करना हो तो आपको हेल्प आउट करेगा। 2017 में पहला क्वेश्चन आया है जी व्हिग। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ। व्हाट वर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ व्हिग रूल, व्हाट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ व्हिग, एनालाइज कंप्रिहेंसिवली। कि उसके क्वेश्चन को सुने जरा। व्हाट वर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कि उसकी अच्छी चीजें क्या थी और बुरी क्या चीज थी, और किसकी वजह से वो डाउनफॉल पे गया। कोई टफ चीज है इसमें? ये आपके पास 2017 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लें इसको। उसके बाद दूसरा आता है जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है कि आपके पास वो कहता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्रास्टिकली चेंज मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंग्लैंड, कि उसने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ लेके गया। हाउ डिड इट अफेक्ट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल, कि अब उसने खुद बना दिए कि हम मुझे बताओ कि सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक को इसने इंपैक्ट कैसे किया। दूसरा क्वेश्चन कहां से है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तीसरा आपके पास आता है गिव अ कंप्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ चार्टिस्ट मूवमेंट, व्हाई डिड इट फॉल। अब अगर आप सिलेबस की तरफ जाएं तो इस सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसके साथ रिलेट करते हैं। जैसे हम अगर देखते हैं आपके पास इसमें एक टॉपिक है जो चार्टिस्ट रेवोल्यूशन, चार्टिस्ट मूवमेंट है, उसके उसको भी हम पढ़ेंगे, जो कि इम्पैक्ट आया था जो आपके पास ये लिबरलिज्म के नीचे कॉलोनियलिज्म के साथ चार्टिस्ट मूवमेंट है, कि जो कि हम कंप्रिहेंसिवली उसको पढ़ेंगे वो सेम एज इट इज आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है ग्लैडस्टोन्स डोमेस्टिक पॉलिसी वाज द क्लाइमैक्स ऑफ लिबरलिज्म, डिस्कस इट कंप्रिहेंसिवली। यानी अगर हम लेट्स से हमने नहीं किया चार्टिस्ट मूवमेंट, हमने सिंपली ये प्रिपेयर किया, हालांकि वो करेंगे हम, हमारे 3 क्वेश्चन यहीं से कवर हो रहे हैं। और टॉपिक कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टॉपिक्स में से आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 2017 का पेपर है। ठीक है, आगे 2018 का पेपर हम देख लेते हैं। 2018 के पेपर में आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है? ग्लोरियस रेवोल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या आपके पास? ग्लोरियस रेवोल्यूशन, what did led to the occurrence of what did lead to the occurrence of ultra degree of mega development towards the close of 17th century in Britain known as glorious revolution, कि किसकी वजह से ग्लोरियस रेवोल्यूशन होगी, आज हम पढ़ेंगे भी। दूसरा आपके पास क्या है कि the 18th century witnessed the emergence and rise of growth of two movements, agricultural and industrial, how did it shape the lives of English people। यानी आपके पास इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल, यानी पिछले साल था एज इट इज, आपके पास वही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और जो आपके पास रिपीट होंगे उनको आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, एंड पे हम देख लेंगे कितने टॉपिक्स बनते हैं। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास शेड सम एम्पल लाइट ऑन द इंटीरियर एज वेल एज इंटीरियर एक्सटीरियर पॉलिसी ऑफ रॉबर्ट पील। थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये है, ये सिलेबस है आपके पास ब्रिटिश हिस्ट्री का जो मैंने आपको पहले पेज पे दिया है।
उसके बाद क्या है, व्हाट मेजर्स वर टेकन फॉर द डेमोक्राइजेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रोड टू डेकेड्स। यानी आपके पास जैसे हम ये स्टार्ट करेंगे विक्टोरियन एरा में, तो उसमें डिफरेंट रिफॉर्म्स की गई थी, वो सारी की सारी जो ग्लैडस्टोन की थी, एडवर्डियन एरा, ये सारी की सारी उसमें रिफॉर्म्स हैं, उनको हम कंप्रीहेंसिवली लिख लेंगे। आगे चलते हैं जी, 2019 का पेपर, व्हाट वाज सो ग्लोरियस अबाउट ग्लोरियस रेवोल्यूशन, एज इट इज आपके पास आ गया। नीचे देखें, व्हाट वाज द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ हनोवरियन सक्सेशन, यानी हनोवरियन प्लस विग पार्टी। अगेन वही सेम आपके पास जो क्वेश्चन है वो रिपीट होके आ रहा है। उसके बाद एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट लेड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड डिस्कस हाउ डिड इट अफेक्ट द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। सेम वही आपके पास क्वेश्चन है। उसके बाद द रिफॉर्म ऑफ 1832 एक्ट, यानी आपके पास जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हैं दोबारा आ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन सा है आपके पास, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, वेग ओलिगार्ची, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। ये 2019 का पेपर है। अब आते हैं जी 2020 पे, व्हाट वर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वेग ओलिगार्ची। ठीक है, कि अगेन आपके पास वही आ गया। फिर उसके बाद इसमें आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन है और आपके पास रॉबर्ट पील। 2021 में आपके पास आ जाए जी, व्हाट वर द पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग नॉन ज्यूरस हाई चर्चमैन। ये आपका ग्लोरियस रेवोल्यूशन से क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट वर द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेज ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन, यहाँ पे हम एक एक्ट ऑफ यूनियन पढ़ेंगे स्कॉटलैंड का, उसकी क्या कॉजेज थी। उसके बाद क्या है कि वर्ल्ड वॉर 1 से आपके पास एक क्वेश्चन है और एडवर्डियन एरा से आपके पास एक क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो 2022 का है, 2022 का आप पेपर देखें, उसमें द डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ ग्लैडस्टोन वाज क्लाइमैक्स ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, उसके बाद अ ग्लोरियस सक्सेस अंटिल 1761 देन फेलियर, विलियम द पिट। यहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे कि ये सारा का सारा आपके पास जो एरा है उसमें जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर है वो ये था। उसके बाद क्या था, एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द इंग्लिश सोसाइटी एंड पॉलिटिकल थॉट, यानी आपके पास ये क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो हमारा पेपर किधर रिवॉल्व कर रहा है, हमारा पेपर आपके पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1, हनोवरियन सक्सेशन 2, और सीधे सीधे क्वेश्चन यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर आप ये एक पोर्शन कर लेते हैं, आपके 2 क्वेश्चन हर साल इसी में से हो रहे हैं। कितने टॉपिक्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये वो 6 टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल सिंपल है, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन सुनते आए हैं, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन वो भी आपके पास सेम है। ठीक है, और दूसरी साइड पे ये अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 और ये कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन आपके पास यहां से आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पास ही 2023 का पेपर, द मोस्ट लेटेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, हाउ डिड, जरा सुनिएगा, हाउ डिड ग्लोरियस रेवोल्यूशन अकर इन ब्रिटेन, व्हाट वाज इट्स फॉल आउट एट होम एंड अब्रॉड। सेम वही क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा था कि उस क्यों हुआ था, उसके फॉल आउट एट होम क्या थे और आपके पास अब्रॉड क्या थे। पहला क्वेश्चन, द इंग्लिश पीपल गॉट सो मच फ्राइटेंड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस दैट दे प्रिवेल्ड अ सॉर्ट ऑफ पैनिक अक्रॉस द कंट्री, एनालाइज द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये 2023 का पेपर है और आपके 2 क्वेश्चन अभी से हो गए हैं। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद अकॉर्डिंग टू किपलिंग, हाउ एवर द वर्ल्ड, अच्छा आगे चलें जी, व्हाई डिड ब्रिटेन इनिशिएट पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, व्हाट इज इट्स पर्सनल ओपिनियन, वेदर इट वाज राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन और प्रूव अदरवाइज। कि यानी आपके पास यहाँ पे एक पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से उसने इंपैक्ट किया, क्या वो एक राइट डिसीजन था या आपके पास गलत डिसीजन था। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन में वो कहता है, चले हम ये कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ा, पढ़ना है इसको, लेट्स से अज्यूम हमने कहीं पे इस सब में नहीं पढ़ा इसको। तीसरा क्वेश्चन पढ़ें, हाउएवर द वर्ल्ड प्रिटेंड्स टू डिवाइड इटसेल्फ, देयर आर ओनली 2 डिवीजंस इन द वर्ल्ड टुडे, ह्यूमन बीइंग्स एंड जर्मन, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट वाज द ब्रिटिश पॉलिसी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जस्टिफाइड और नॉट। कि यहाँ जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़नी है तो पूरी की पूरी ब्रिटिश की पॉलिसी पढ़नी है कि किस तरह उसने वॉर में अपना हिस्सा लिया या उसकी जस्टिफिकेशन क्या थी। सो तीसरा चौथा क्वेश्चन हमने पढ़ना है लेकिन विदाउट रीडिंग एनीथिंग। ठीक है, कि हमने डिटेल में जाए बगैर, हमारे 3 क्वेश्चन अभी भी यहां से आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन उनमें से हमें अभी भी आते हैं। सो लेट्स से अब हम इसमें इसको मजीद डिटेल में कर लेंगे। इसमें ये आपके पास 9 टॉपिक्स हैं, हम 13-14 तक चले जाते हैं। तो क्या एग्जामिनर 2016 से लेकर 23 तक
एक दफा भी उसको ये ख्याल नहीं आया कि मैं नया कोई क्वेश्चन दूं, या उसने कोशिश नहीं की। इसका मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है इसके डायनामिक्स ही इतने लिमिटेड है, इसके बाहर एग्जामिनर नहीं जा सकता। क्योंकि हमने देखा है कि ओवर द इयर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में चेंज आया है। 2021 में उसने चेंज करने की कोशिश की, 2022 में आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स को टारगेट किया गया, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कंसिस्टेंट हमें स्टेबिलिटी नजर आ रही है क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में भी, और क्वेश्चन में भी इटसेल्फ, क्वेश्चन वही के वही एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। तो पहला जो आपके पास आइडिया है, किस वजह से मैं इसको अपने लिए रखता या रिकमेंड करता हूं, इसमें आपके पास स्टेबिलिटी है। दूसरा क्या है, इसमें आपके पास क्वेश्चन वेरिएशन नहीं है। एग्जामिनर के पास, एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को लंबा कर रहा है, उसका जो क्रक्स है कहीं ना कहीं सेम है। ठीक है, सो ये है इसका आपके पास ब्रिटिश हिस्ट्री का पहला पार्ट। यानी अगर हम इसको क्रक्स में देखें तो टोटल आपके पास 9 या 10 टॉपिक्स बनते हैं, जिनको आप एक दफा प्रिपेयर कर लें। जैसे आप देखें ना, उसने 2000 एक मिनट 2018 में उसने जैसे पूछा है कि व्हाट डेट लेड टू द अकरेंस ऑफ अल्ट्रा डिग्री ऑफ मेगा डेवलपमेंट टुवर्ड द क्लोज ऑफ 17th सेंचुरी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। और 2023 में आप देखें कि हाउ डेड ग्लोरियस रेवोल्यूशन अकर इन ब्रिटेन, व्हाट वाज इट फॉल आउट एट होम एंड अब्रॉड। कैसे अकर हुई, 2018 में भी वही क्वेश्चन है, 2021 में भी वही क्वेश्चन है, और 2023 में भी आपके पास वही क्वेश्चन है। सेम इज द केस विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है जो मैंने किया है, एग्जामिनर इंडस्ट्रियल फ्रेंच ग्लोरियस, इनमें से कोशिश करता है कि एक क्वेश्चन लाजमी दे। वालपोल, उसके बाद एक प्राइम वालपोल, ग्लैडस्टोन, रॉबर्ट पील और विक्टोरियन एरा, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी देता है, और एक या दो क्वेश्चन वर्ल्ड वॉर से देता है। इस तरह वो क्या करता है कि आपके पास इस पेपर के पार्ट 1 को क्या करने की कोशिश करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब आते हैं जी पार्ट 2 पे। अगर पार्ट 2 में आप देखें तो हम लेट्स से सबसे पहले जो एग्जामिनर ने हमें सिलेबस दिया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी ईस्टर्न क्वेश्चन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, वो किस तरह आपके पास डिसइंटीग्रेट हुआ। उसके बाद क्या था कि आपके पास वर्ल्ड वॉर टू, उसमें आपके पास जो यूएनओ क्यों बनी, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ वॉर क्या थे, ठीक है, उसके बाद लेबर गवर्नमेंट ने क्या किया या क्या कैसे लेके आई। फिर उसके बाद आपके पास आता है जी कोल्ड वॉर, जिसमें आपके पास क्या है, नेटो है, उसके बाद ईयू है, कॉमनवेल्थ है। ठीक है जी, ये मेजर अगर मैं आपके सामने लिखूं। उसके बाद थैचर आ जाती है, यहां पे हम इसको थैचरिज्म, स्वेज कनाल क्राइसिस भी आ जाता है। ठीक है, थैचरिज्म, इसमें एक पेपर आपका ना, इसमें मेरे ख्याल में जो एनालिसिस है उसमें रिपीट हुआ है। थैचरिज्म आ जाता है जिसमें उसमें उसकी फॉरेन पॉलिसी है, यानी ओवरऑल टोटल उसकी पॉलिसी है कि उसने क्या किया था। ये आपके पास 1979 से 1983 तक रही थी। ठीक है, यानी पूरा का पूरा पीरियड इसकी तरफ डोमिनेट था। फिर 1983 से आपके पास 1997 तक जॉन मेजर रहा था। ठीक है, और इसी के टाइम में फाल्कलैंड वॉर हुई थी। ठीक है जी, जॉन मेजर, और उसके बाद यूरोपियन कॉमन मार्केट, और उसके बाद क्या था आपके पास, टोनी ब्लेयर की वॉर ऑन टेररिज्म की पॉलिसी। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, और उसके बाद रिफॉर्म्स। उसके बाद क्या है आपके पास, ब्रेग्जिट।
ये सारा सिलेबस है आपका जी पार्ट 2 का। इसमें से आपने क्या करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब अगर हम 2017 पे दोबारा चले जाते हैं ताकि एग्जामिनर की हम अप्रोच को देखें। पहला क्वेश्चन आपके पास कि लेबर रिफॉर्म्स क्या हैं, लेबर गवर्नमेंट की आपके पास उन्होंने रिफॉर्म्स क्या की थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। दूसरा आपके पास जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 1945 के बाद, वॉर के बाद, वो है। तीसरा आपके पास क्वेश्चन इसमें आता है जी जॉन मेजर, यानी सारी की सारी उसकी पॉलिसी, ये 2017 में आपका क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद जी 2019 में आपके पास आ रहा है जी, सॉरी 2017 में आपके पास सबसे पहले आ रहा है जी ऑटोमन अंपायर की डिसइंटीग्रेशन, कॉमनवेल्थ और ब्रेक्जिट। ठीक है, 2018 में आपके पास आ रहा है पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन, कि जो दोबारा वही आपके पास रिपीट हुई थी। उसके बाद कोल्ड वॉर, आपके पास कोल्ड वॉर पूरी की पूरी जनरली आपको वैसे अगर नहीं भी आती तो आपको आइडिया है कि यूएसएसआर और यूएस जो इसने किस तरह से इसको शेप किया। विंस्टन चर्चिल, कि यहाँ पे जो चर्चिल था, यानी चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर 2 को सारी को क्या किया था, उसको ओवरलुक किया था। और उसके बाद क्या थी आपके पास कि ईयू की फॉर्मेशन किस तरह हुई, यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन आपके पास किस तरह हुई। यानी आप देख लें कि जो आपके पास ये टॉपिक्स हैं वहां से एग्जामिनर आपके पास ना हट रहा है और ना उसके अलावा कोई और बात कर रहा है। उसके बाद आता है जी लेबर रिफॉर्म्स, उसके बाद डीकोलोनाइजेशन, इसके बाद और आपके पास क्या है, जॉन मेजर। फिर 2020 में आपके पास आता है जी स्विस कनाल क्राइसिस, लीग ऑफ नेशन जो आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हम पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है, फाल्कलैंड वॉर्स। ठीक है, आपके पास क्या आ जाता है, फाल्कलैंड वॉर्स। उसके बाद अगेन 2021 में आपके पास फाल्कलैंड वॉर्स, टोनी ब्लेयर, और आपके पास ये फॉर्मेशन ऑफ ईयू। उसके बाद 2022 में आपके पास फाल्कलैंड वॉर, उसके बाद विंस्टन चर्चिल, स्वेज कनाल और यूटिलिटेरियनिज्म। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका क्रक्स देखूं, या मैं जो मेरा एनालिसिस है, इसमें एक तो वर्ल्ड वॉर 2 इंपॉर्टेंट है, स्वेज कनाल इंपॉर्टेंट है, कोल्ड वॉर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मार्गरेट थैचर यानी उसकी ओवरऑल पॉलिसी पढ़ेंगे, जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, और आपका पूरे का पूरा पेपर इसमें से हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं जो 2023 का पेपर आया, कि 23 के पेपर में आपके पास क्या ऐसी चीज आई है या एग्जामिनर ने कहां से इसको पूछा है। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है प्रोड्यूस एन एनालिटिकल एसे ऑन द कॉजेज, मेजर डेवलपमेंट्स एंड आफ्टर मैथ ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। यानी आप देखें ना, ये सारी की सारी आप सेकंड वर्ल्ड वॉर उसकी कॉजेज बतानी है, यूएन कैसे बनी, उसके बाद आपके पास ये लेबर गवर्नमेंट ने क्या किया, कोल्ड वॉर कैसे हुई। सिंपल आपने उसको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वी विल फाइंड दोज हु डिड इट, वी विल स्मोक देम आउट ऑफ देयर होल्स, वी विल गेट देम रनिंग एंड वी विल ब्रिंग देम टू द जस्टिस। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस रिमार्क present a balanced critique about the war on terror with special emphasis on the role of Great Britain। आपके पास जो टोनी ब्लेयर की पहले आपके पास वॉर ऑन टेररिज्म की पॉलिसी थी वही उसने पूछी। और उसके बाद हाउ डिड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस प्लंज ब्रिटेन इनटू रिसेशन इन 21st सेंचुरी एंड हाउ डिड इट रिस्पॉन्ड। कि दो आपके पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो जो किस तरह उसने प्लंज किया, दो फाइनेंशियल क्राइसिस, और किस तरह उसने इसको रिस्पॉन्ड किया। ये एग्जामिनर की अप्रोच है। पिछले आपके पास 2017 से 23 तक कितने साल बनते हैं, साल 6 ईयर्स बनते हैं। 6 ईयर्स में एग्जामिनर ने इस सब्जेक्ट को इस तरह से डील किया। तो मेरा जो पहला पॉइंट था, या जिस तरह मैंने इसको, ये सारा मैंने अपने लिए किया था, जिस दिन मैंने सब्जेक्ट को चूज किया था मैंने ये क्राइटेरिया रखा था। तो मुझे आइडिया हो गया, मुझे इवन पता था, मुझे माइंड में समहाउ 50-60% मेरे माइंड में 2022 वाला पेपर था, मेरे माइंड में था कि ये क्वेश्चन आएंगे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन था आया, उसके बाद ग्लैडस्टोन की पॉलिसी आई, और उसके बाद स्विस कनाल आया, और सॉरी फाल्कलैंड वॉर आई, और उसके बाद आपके पास यूटिलिटेरियन फिलोसफी आई। यानी आपको क्या होता है कि आपको पहले ही पता होता है इसमें कि नेक्स्ट, मतलब कहीं ना कहीं आपकी फेमिलैरिटी होती है क्वेश्चन के साथ। और ये टोटल अगर आप टॉपिक्स बनाएं, ये कितने बनते हैं टोटल, आपके पास 15 टॉपिक्स बनते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप 1 घंटे में बैठ के तैयार कर सकते हैं, जैसे आज हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन को भी करेंगे और उसकी चीजें भी वही रहेंगी। तो इसका मतलब है कि मेरे ख्याल में दैट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, कि जहां पे आपके पास इतनी ज्यादा चीजें हैं कि आपको देखें, आपके सामने एक चीज है कि जो जिस पे कोई
कोई ब्लफ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप इसको खुद भी 15 सब्जेक्ट्स को 15 टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं, देन इट इज द बेस्ट आपके पास सब्जेक्ट टू गो विद। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपके साथ की थी, वो ये की थी कि मैंने कहा था कि इसके एमसीक्यूज, अब इसके एमसीक्यूज मेरे पास एक फाइल भी है जो मैंने अपने लिए इकट्ठी की थी। 2001 से लेकर 2022 तक सारे एमसीक्यूज मेरे पास पड़े हुए हैं, और 2022 में उसमें से 16 एमसीक्यूज आए, और 2023 के पेपर में उसमें से 70 एमसीक्यूज आए। यानी इसका मतलब है कि हमारे अगर 14 to 15 एमसीक्यूज भी यहाँ से आ रहे हैं, तो आपके पास ये भी 14 ये है, 13 भी अगर आपके पास आते हैं, तो एटलीस्ट बुरे से बुरा भी आपका पेपर होगा, आपको ये 60 स्कोर लाजमी देगा। क्योंकि इसमें कोई एग्जामिनर, कोई ऐसी चीज नहीं आ रही कि जहां पे एग्जामिनर आपको स्कोर ना दे। यही चीज होती है जो डिफाइन करती है आपके स्कोरिंग ट्रेंड का। तो बेसिकली दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसकी रिसोर्स अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी हमने प्रिपेयर भी तो करना है ना इसको। अब जैसे मैं आज आपके साथ टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उसके मेरे पास उसके सारे शॉर्ट फॉर्म में उसके प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। इस तरह क्या है कि आप कोई भी टॉपिक लें, ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से सबसे पहले, सबसे बेस्ट सोर्स है हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए विकीपीडिया, जहां से मैंने की थी। क्या आप लें, उसके बाद इसकी पेपर में डायमेंशन देख लें, तो वो क्या पूछ रहा है, कॉजेज, इम्पैक्ट्स एंड इफेक्ट्स। अगर आप विकीपीडिया को खोलेंगे तो बड़ी एक अच्छी आपके पास आउटलाइन बनी होगी, वो बताएगा कि इसका ओवरव्यू क्या था, इसमें क्या था, ये क्या था, ये क्या था। आप सिंपली वहां से नोट्स उठाएं और अपने नोट्स बना लें। ठीक है। अगर आप बुक की तरफ जाते हैं, अब बुक्स जो हैं वो बड़ी कंप्रीहेंसिव लिखी हुई हैं, उसमें एक एक इवेंट को इतना डिटेल में लिखा होता है कि आपके पास उसको कवर करने के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर आप इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं, यानी अच्छे से अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं, जैसे अब हमारा क्या होगा कि 2 लेक्चर होंगे, उसके बाद मॉक होगा, कि उन्हीं क्वेश्चन का मॉक हम लेंगे, और उसमें क्या करेंगे कि आपको वहीं पे जो आपका अटेम्प्टेड पेपर है उसका हम फीडबैक कर लेंगे कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये आपने साथ ही प्रिपेयर कर लिया है, आपके नोट्स भी बन गए हैं, और आपके क्या है, आपने अटेम्प्ट करके उसको चेक भी करा लिया है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि आपको वो सब्जेक्ट जो है प्रिपेयर करने में मिनिमम इसको 7 to 8 डेज लगने चाहिए, सॉरी मैक्सिमम आपको 7 to 8 डेज लगने चाहिए। देखें आपके पास, देखें ना, 15 टॉपिक्स हैं, डेली के आप 2 टॉपिक्स, यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन, उसको आप सर्च करें, कॉजेज ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन, पोस्ट इफेक्ट्स ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन, कितना टाइम लगता है। अब वो कॉजेज चेंज हो सकती हैं, या उसके इम्पैक्ट्स चेंज हो सकते हैं, या आज आप नहीं जाके कोई उस पर ओपिनियन दें कि ये जी मैं इस पर ये ओपिनियन रखता हूँ। तो इसका मतलब है कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसके कॉजेज हैं, इम्पैक्ट्स है, सोल्यूशन है, आप जाएं जी वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज सारी चेंज कर दें, या एग्जामिनर कहे कि डिस्कस समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स रिगार्डिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऐसा हो सकता है। या वो कहे जी, अब जैसे हमारे यहाँ कोई भी प्राइम मिनिस्टर, उसकी पॉलिसीज हैं, वो कहे जी ग्लैडस्टोन ने ये पॉलिसीज बनाई थी, आप बताओ कि आपने कोई नई पॉलिसीज की पढ़ी है। जब अवेलेबल ही वही है तो हमने वही लिखना है ना। हाँ, ये कह सकता है कि वो अच्छी थी या बुरी थी, वो जब हम पढ़ेंगे उसको एनालाइज कर लेंगे कि इसके कॉन्टेक्स्ट में। बेसिकली इसमें मसला क्या आता है बच्चों को, मसला ये आता है कि चूंकि वो इसको पढ़ रहे होते हैं आइसोलेशन में, ग्लोरियस रेवोल्यूशन पढ़ा, फिर अगला पढ़ा, फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड का नहीं पता, इस वजह से उनको एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर आता है कि वहां पे ये क्यों हुआ था, यहाँ पे ये क्यों हुआ था। सो इस वजह से क्या है कि हम उसको कोशिश करेंगे कि रिलेट भी करें, और उसके साथ साथ दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपके पास दुनिया की पूरी डेमोक्रेसी यहाँ से इवॉल्व हुई है, कैपिटलिज्म यहाँ से इवॉल्व हुआ है, फैशिज्म की रूट्स यहाँ पे है, वर्ल्ड वॉर आपके 1 आपके पास यहाँ पे है, वर्ल्ड वॉर 2 में इनका रोल है, उसके बाद जो इनका डिक्लाइन है यानी राइज ऑफ द यूएस, उसके पीछे सिंगल जो फैक्टर है वो आपके पास ब्रिटेन का डिक्लाइन है। तो इस वजह से अगर इसको हम समराइज करें अपनी सारी बात को, वो ये है कि पहली चीज, इट इज इजी टू कवर। दूसरी चीज, इसमें स्टेबिलिटी है, एटलीस्ट फ्रॉम द मिनिमम स्कोर, हम मैक्सिमम कहते नहीं, लेकिन मैक्सिमम भी अगर आप इसको अच्छा करते हैं। अब देखिए, मैंने जब पेपर दिया तो उस टाइम पे मुझे आखिरी पेपर था, और मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने कुछ 60-70% पेपर अटेम्प्ट किया होगा,
एंड स्टिल आई गॉट 72। अगर यही 72 आपके पास नीचे आ जाते हैं, यहाँ से 20 माइनस करें, 52 करें या 40 करें आपके पास, तो सोचें 711 में से 30 माइनस करें तो आप कहाँ पे जाते हैं। सो ये जो एक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट होती है, और अगर आप इसको अगर 80 कर लें, अच्छा प्रिपेयर कर लें, साथ साथ इसको कर लें, एक दफ़ा आपने प्रिपेयर करके रख दिया, हफ्ते बाद उसको रिवाइज करें, फिर रिवाइज करें, आपके पास सब्जेक्ट आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। ठीक है, अगर ये आपके पास 80 जाता है तो कितना आपके पास ये डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। ये जी आपके पास टोटल कंप्लीट एनालिसिस है ब्रिटिश हिस्ट्री का। इसके अलावा आपका ब्रिटिश हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपका और लेना है। एक छोटा सा टॉपिक है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, उसको करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में कितना कितना टफ है या कितनी डिफिकल्टी लेवल है। कितने कंप्लीट होगी? 3 वीक्स, 3 वीक्स, सैटरडे संडे। फ्राइडे को नहीं करेंगे क्योंकि फ्राइडे को एक तो मेरी क्लास होती है, लेकिन सैटरडे संडे होगा क्लास। ये सर हिस्ट्री ऑफ 15 टॉपिक्स यूएसए, जी। हिस्ट्री ऑफ यूएसए और ब्रिटिश हिस्ट्री को कंपेयर करें तो दोनों में से किसका सिलेबस कम है और इजी टू लर्न है कि इजीली उसको याद कर सकते हैं कुछ डेज में? देखें, आपके पास पहली बात तो ये है कि जो यूएस हिस्ट्री है, अगर आप अपने सीनियर से पूछें या इवन टॉपर से पूछें तो एक बड़ा अनस्टेबल सा सब्जेक्ट है। ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है कि उसकी करंट रेलिवेंस इतनी ज़्यादा है कि वो करंट से भी कोई पूछ सकता है और उसकी हिस्ट्री में से भी पूछ सकता है। मैंने आपके सामने एक इसका जो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव है वो रखा है कि ये 15 टॉपिक्स हैं, इनसे बाहर नहीं आएगा। किसी एक साल का भी नहीं बताया, पूरे आपको 6 साल के, जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है, इवन 2016 का आप देख लीजिएगा जाके, जब से सिलेबस चेंज हुआ है यही 15 टॉपिक्स हैं। यानी आपको एक बंदा बता रहा है कि ये 15 टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से आपका पेपर आना है, और उसकी डोमेन्स भी यही हैं। तो ये ज्यादा एक इजी वे है या कोई ऐसा टॉपिक जहां पे आपको एनालाइज करना पड़े? सर सर का देखें, अब जब हम पढ़ेंगे इसको तो कुछ ऐसी जगह आएंगी जहां पे हम मैप्स यूज करते हैं, और कुछ ऐसी जगह, अच्छा एक और भी, सॉरी, इनके क्वेश्चन से बड़ा अच्छा पॉइंट आया कि एक मिथ होती है इसमें बड़े मैप्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, इसमें बड़े फैक्ट्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, इसमें बड़ी चीजें। नॉट एट ऑल। ये अब देखें ना, ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन आई है, उसके कॉजेज हैं, इम्पैक्ट्स हैं उसके, उसके बाद उसमें ओवरऑल उसका एक जेनेरिक एनालिसिस है किस तरह से किया है। उसके बाद आपके पास अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन जाते हैं, यानी क्वेश्चन की नेचर देखें ना, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है आपके सामने, ये एनालिसिस रखने की वजह क्या थी, ताकि एक तो आपको पता चले कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्वेश्चन की नेचर क्या है, कॉजेज हैं, इम्पैक्ट्स हैं, उसके बाद उसके पॉलिटिकल में आ गया, सोशल में आ गया, इकोनॉमिक में आ गया। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 है, लेकिन वहां पे भी उसने कोई मैप वाली बात नहीं की। उसने कहा कि जी फलां बैटल फलां जगह पे लड़ी जा रही थी, उसका हमें मुझे बताओ। उसने पूछा है कि या तो ऐसे पूरा लिख दो या इसका एक कंप्रिहेंसिव एनालिसिस कर दो कि ये क्या इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व। यानी वर्ल्ड वॉर 1 अगर जेनेरिकली आप प्रिपेयर कर लेते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 कर लेते हैं, कोल्ड वॉर कर लेते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लेते हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन कर लेते हैं, वेग ओलिगार्ची कर लेते हैं, या फिर ग्लैडस्टोन या इस तरह के 2-3 प्राइम मिनिस्टर कर लेते हैं, फाल्कलैंड वॉर, सुएज कैनाल क्राइसिस का किसको नहीं पता। अब जैसे मैं सिंपल से आपको एग्जांपल देता हूँ, अब फाल्कलैंड आइसलैंड से अटलांटिक ओशन में अर्जेंटीना यहाँ पे, अब वो अर्जेंटीना के कब्जे में थे। ठीक है, सॉरी, ये थे ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन के पास थे, अर्जेंटीना ने उस पर हमला कर दिया, ब्रिटेन ने उसको रिस्पॉन्ड किया, और उसकी वजह से उनकी फॉरेन पॉलिसी में क्या एक क्विक रिस्पॉन्स था जी। इसने जो मार्गरेट थैचर की बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल थी, उसने फॉरेन पॉलिसी को दोबारा से रिजोविनेट करने के लिए किया और उसको वापस ले लिया। ये टोटल फाल्कलैंड वॉर है। अब इसको हम डिफरेंट डोमेन में अपने चीजें ऐड करते जाएंगे, ये है, ये है, ये है, ये। इसी तरह सुएज कैनाल क्राइसिस है, सुएज कैनाल थी, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे ब्रिटेन के इंटरेस्ट थे कि 1861 में जब डिजरेली और इस तरह के प्राइम उन्होंने खरीदा हुआ था, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे इफेक्ट आया, ब्लॉक कर दिया, इसके रिटेलिएट किया फ्रांस, ब्रिटेन और इसराइल ने, और उसका फिर एंड रिजल्ट हम देख लेंगे। सो इस तरह से देखें ना, ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल बड़े बेसिक्स हैं अगर देखा जाए, और इनको अटेम्प्ट करना भी आसान है, और यहाँ पे स्कोरिंग ट्रेंड भी आपका अच्छा है। सो इस वजह से मैं जी ब्रिटिश हिस्ट्री सर जीपीपी और ब्रिटिश हिस्ट्री दोनों में ज्यादा स्टैटिक सब्जेक्ट कौन सा है? कौन सा ज्यादा ऐसा सब्जेक्ट कौन सा जिसे याद करना ज्यादा पड़ता है? ये आप देख लें, इसकी वजह से आपका
एक मैंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे एक टॉपिक भी रखा है कि ये टॉपिक है, उसको पढ़ के आपको आइडिया भी हो जाएगा कि क्या इसमें है। फिर आपके साथ जो नोट्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा। सर बिटवीन द यूरोपियन हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री कौन सा इजी? गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जब आप देखें ना, एक वो सब्जेक्ट है कि वो अप्लाइड इन नेचर है। ठीक है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी आपका अप्लाइड इन नेचर है। यहाँ पे वही आपके पास स्टैग्नेंट नॉलेज चल रहा है। ठीक है, यानी आपके पास वही चीज आ रही है, उसको आपने क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है। अगर मैं आपको थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये करूं कि आप मुझसे कंपैरिजन ना पूछें, क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो समहाउ आपको लगेगा कि आई एम बीइंग बायस्ड विद दिस सब्जेक्ट। ठीक है, मैं इस वजह से इस पर्सपेक्टिव के साथ नहीं आया कि मैं आपको कहूँ जी अच्छा है बुरा है, इसको रखें, स्कोरिंग ट्रेंड है। मैंने आपके लिए एक एनालिसिस बनाया और आपके सामने रख दिया कि आप खुद से भी प्रिपेयर करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, वट एवर द केस इज, उसमें ये चीजें हैं इस सब्जेक्ट में, और ये चेंज हो रहा ओवर द टाइम। अगर आपको माइंड में आता है कि मैं इसको कर सकता हूँ आफ्टर दिस, यू मस्ट गो विद दैट। अगर नहीं आता, डोंट गो विद दैट, कोई और सब्जेक्ट पे इसी तरह एनालिसिस अप्लाई करें और उसको आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है दिस नहीं, मैं वैसे आपको बड़ा अच्छा आपने किया, मैंने आपको सिर्फ जो है वो एक्सप्लेन किया कि ये जो आपके पास इस, इसके रिसोर्सेज आपको सारे प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल पीडीएफ फॉर्म में आपके पास, क्वेश्चन फॉर्मेट में आता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी ग्लोरियस रेवोल्यूशन की, उसके बाद मैं आपको जो है ना ज्यादा तंग नहीं करूंगा। सर मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कि आप सीएसएस क्यों कर रही हैं? अच्छी एलोकेशन के लिए ना। अगर आप नॉन एलोकेटेड में या आपका फेल हो जाता है, स्कोर कम आता है, तो उसका कोई फायदा है? तो इसका मतलब है कि देयर इज नो नो नथिंग लाइक दैट। मैं तो कंप्लीटली इस हक में हूं कि आपको सीएसएस करना चाहिए टॉप करने के लिए। मेरे से ये गलती हुई पहले कि मैंने उसको ना स्कोरिंग ट्रेंड को देखा, ना उस तरह से प्रॉपरली सब्जेक्ट्स को एनालाइज किया, और उस वजह से मेरा स्कोर था 653। और इस दफा सिंपली ये थोड़ी सी अप्रोच चेंज करने की वजह से आई गॉट 711 मार्क्स। तो ये सारा का सारा इसी वजह से था। सो आते हैं आगे, छोटा सा एक टॉपिक है जो कि आपके पास है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। डेमोक्रेसी का नाम सुना है आपने? क्या होती है? ठीक है, अच्छा जी, दो चीजें दुनिया में ना बड़ी डिबेटेबल हैं, दो चीजें दुनिया में बड़ी डिबेटेबल हैं। अगर हम पीछे जाते हैं, आपके पास मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी। पहली चीज कि दुनिया में एक जो चीज हमेशा से डिबेटेबल रही है या जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट लिया है और अल्टीमेटली ट्रायम्फ हुई है, वो डेमोक्रेसी की हुई है, वो मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी थी। अब मोनार्की क्या है आपके पास? मोनार्की सबसे पहले आपके पास इट इज एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है कि जब सारी की सारी पावर्स किसके हाथ में होती हैं? इन वन हैंड। ठीक है, यानी अगर हम इसकी एग्जांपल देते हैं, जो लॉस को मेक कर रहा है, उसको जो एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसके ऊपर जो एडजुडिकेट कर रहा है, वो आपके पास एक बंदा है। ठीक है, कि यानी लॉस को बना भी कौन रहा है? मोनार्क। उस पे उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है, वो क्या कर रहा है आपके पास? वो भी मोनार्क है। और उसके बाद उस पे फैसला साजी का जो इख्तियार है वो भी उसके पास है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इट इज विल ऑफ द पीपल, कि यहाँ पे जो फैसला साजी का इख्तियार है वो सारा का सारा लोगों के पास है। यानी लोग क्या करते हैं कि उसमें पहले लेजिस्लेट करते हैं, और जो एग्जेक्टिव है वो भी सारा का सारा जो है आपके पास उनकी विल पे करता है, और उसके बाद जुडिशरी क्या होती है? सेपरेट होती है। पहली चीज ये। अब जरा सोचें कि क्या हिस्ट्री में ऐसे ही होगा, कि शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा होगा? नॉट एट ऑल। जो हिस्ट्री है उसमें अगर हम पीछे चलते जाते हैं, जो सबसे मेजर आपके पास डेवलपमेंट होती है वो मैग्ना कार्टा है। ठीक है,
मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा में बेसिकली एक किंग जॉन और लोगों के दरमियान एक पैक्ट था कि एक लिमिटेड स्केल पे उनको इख्तियारात दिए जाएंगे, फैसला साजी की जो है वो इख्तियार दिया जाएगा। और ये कहाँ पे हो रहा है? आपके पास इंग्लैंड में हो रहा है। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों में मैग्ना कार्टा की वजह से एक, जैसे हम कहते हैं, डेमोक्रेटिक स्पिरिट वो आ जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता वहां पे एक, पहले वो छोटी स्मॉल काउंसिल थी, उसके बाद प्रिवी काउंसिल, मतलब छोटी सी काउंसिल बनी, फिर वो बड़ी शेप हो के आपके पास पार्लियामेंट की सूरत में, यानी लोगों की हुकूमत जो है वो वहां पे बन जाती। ठीक है, पहला आपके पास क्या है कि मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी, सारी की सारी जो है वो डिबेट चलती आ रही थी। दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं, यूरोप को जिसने डोमिनेट किया है वो आपके पास रिलीजन ने डोमिनेट किया, स्पेशली क्रिश्चियनिटी। यूरोप की रिलीजियस वार्स का तो आपको पता है ना, कि जो आपके पास कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान हुई थी। अब कैथोलिक्स कौन से हैं? वो आपके पास ऑर्थोडॉक्स हैं, यानी वो पुराने नजरियात के मालिक हैं, यानी उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और प्रोटेस्टेंट, जैसा कि इसके नाम में है प्रोटेस्टेंट, इसके क्या हुए कि इसके रिएक्शन में आया आपके पास। ठीक है, प्रोटेस्टेंट इसके रिएक्शन में आए, तो इनके दरमियान एक चलती रही है। कैथोलिक्स जो है वो रिप्लेस करने की कोशिश करते आए प्रोटेस्टेंट्स को, और प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक को रिप्लेस करते आए। ये एक यूरोप की वॉर, डोमिनेट दोनों करते हैं टाइम, लेकिन एक टाइम आया था जहां पे कैथोलिज्म खत्म हो गया था और प्रोटेस्टेंटिज्म आपके पास डोमिनेट कर गया था। अब आते हैं जी ग्लोरियस रेवोल्यूशन की तरफ। ये दोनों कॉन्सेप्ट इसकी बेस थे। दोनों कॉन्सेप्ट की सूरत में इसमें क्या हुआ कि एक डेमोक्रेसी आपके पास सक्सेसफुल हो गई। अब डेमोक्रेसी में क्या क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, रूल ऑफ लॉ है, विल ऑफ द पीपल है। उसके बाद आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, मोनार्क का जो रोल है आपके पास खत्म हो गया। ये डेमोक्रेसी ट्रायम्फेंट होती है। दूसरी साइड पे कैथोलिज्म जो है वो आपके पास बेस बनता है इसकी लड़ाई की। अगर सबसे पहले हम देखते हैं, ये तो इसकी बेसिक बेसिक इन्फो है। ठीक है, होता क्या है? Sir, democracy and Catholicism basis. डेमोक्रेसी आपके पास यहाँ पे उस सक्सेस होती है। यहाँ पे आपके पास क्या था जी? जेम्स टू एक मोनार्क था। ठीक है, जेम्स टू ने क्या किया कि वो बेसिकली था कैथोलिक और यकीन रखता था डिवाइन राइट ऑफ किंग पे, और ही didn't want to give maximum rights to parliament। अब इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था क्वीन मैरी, जिसकी शादी हुई थी विलियम द ऑरेंज से। और ये कौन थे आपके पास? प्रोटेस्टेंट। ठीक है, अब डिवाइन राइट ऑफ किंग क्या है कि आपके पास डिवाइन राइट ऑफ किंग में सारे के सारे इख्तियारात किंग के पास होते हैं। और किंग क्या कहता है कि आई एम द, जैसे हम कहते हैं नायब, खुदा का नायब हूं यहाँ पे, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरी साइड पे डिडंट वांट टू गिव मैक्सिमम राइट्स टू द पार्लियामेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वहां पे पार्लियामेंट और उसके दरमियान एक लॉन्ग स्ट्रगल चल रही थी। सो इसके नतीजे में आपके पास क्या होता है कि इनके दरमियान एक टसल स्टार्ट हो जाती है। किसके दरमियान? जेम्स टू और पार्लियामेंट के दरमियान। जेम्स टू और पार्लियामेंट के दरमियान टसल स्टार्ट हो जाती है। किस वजह से? कि पहले जो जेम्स टू था उसके कोई चिल्ड्रन नहीं थे, यानी एक थी जो आपके पास क्या थी? प्रोटेस्टेंट थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक दूसरी शादी की हुई थी जो कि कैथोलिक थी। और आपके पास क्या होता है कि उससे एक उसका सन पैदा हो जाता है। जब उसका सन पैदा हो गया तो इन पार्लियामेंट वालों को लगा अब इसका मतलब है कि हमारी क्या है कि सारे की सारी कैथोलिज्म यहाँ पे आ जाएगी। जब कैथोलिज्म आ गई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्वीन मैरी और विलियम द ऑरेंज को बुलाया। क्वीन मैरी
एंड विलियम द ऑरेंज को बुलाया और जेम्स को क्या कर दिया, जेम्स 2 को हरा के वो चला गया फ्रांस में, और क्वीन मैरी और विलियम द ऑरेंज ये टाइटल्स होते थे। जैसे यहाँ पे बहादुर शाह जफर होता था, इसी तरह उनके नाम भी ऐसे हाउसेस के हैं, जैसे ये ट्यूडर्स थे, सॉरी ये आपके पास वो हाउस ऑफ ट्यूडर था, उसके बाद एक मिनट मैं बता, हनोवर, उसके बाद हाउस ऑफ हनोवर आया, उसके इस तरह मतलब उनके नाम थे हनोवर, ट्यूडर, और इस तरह आपके पास आते। सर फ्रांस कौन चला गया था? आपके पास जेम्स 2। अब सिंपल से मैं एक मिनट आपको बता, स्टूवर्ड्स इनको कहते हैं, मैं दोबारा बताता हूँ। जेम्स 2 था, वो किस पे बिलीव करता था, कैथोलिज्म पे, डिवाइन राइट ऑफ किंग पे, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि उसकी पार्लियामेंट के साथ क्या होगी, क्लैश होगी, कि पार्लियामेंट ये चाहती थी कि सारे के सारे इख्तियारात हमें दें, और दूसरा उन्हें यह था कि हमारा मजहब जो है वो खतरे में पड़ गया है, ये आके कैथोलिज्म ले आए। यानी पहली रीजन ही वाज अ कैथोलिक, दूसरी रीजन ही वाज अ डिवाइन राइट, तीसरी रीजन आप कोई भी कह सकते हैं कि वो एब्सोल्यूटिस्ट था, वो अपने पावर जो है वो सारे इख्तियारात अपने पास रखना चाहता था। इसकी वजह से क्या, लेकिन टर्निंग पॉइंट कब आया, टर्निंग पॉइंट कब आया कि जब आपके पास उसके यहाँ बेटा पैदा होता है, ठीक है, जिनको बाद में जेम्स को जैकोबाइट्स कहा जाता है। बेटा पैदा होता है तो इनकी बाकायदा लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होती नहीं है, बस वहां से विलियम द ऑरेंज ये स्कॉटलैंड से आता है, और वहां से आपके पास ये जेम्स 2 भाग के फ्रांस चला जाता है। ये एक छोटा सा इवेंट होता है। वो प्रोटेस्टेंट्स आपके पास है, विग्स और टोरीज दो पार्टीज थी, वो ज्यादा थे, वो चाहते थे कि आपके पास क्या हो। अब इसको अगर हम देखते हैं, सबसे पहले इसके नतीजे में आपके पास, अगर जो मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, इसके नतीजे में आपके पास होता क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास ये होता है कि जो बिल ऑफ राइट्स है वो आता है, यानी जो आज आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। Sir, it was bloodless revolution. जी हाँ जी, ब्लड Sir, लेस, यानी उनकी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, सिंपली वो आमने सामने आए, और वहां पे उसके पास, जेम्स के पास फोर्सेस नहीं थे, और एज अ रिजल्ट वहां से क्या हो गया कि वो भाग के फ्रांस चला गया। जी ये अब देखें ना, ये सिंपल फैक्ट्स हैं कि उसके पास इतनी फोर्सेस ही नहीं थी। टॉर्बी लंदन में वो उसकी जब विलियम द ऑरेंज की उतरी फोर्सेस, वो वहां से भाग के फ्रांस चला गया। उसके जो अपनी सारे के सारे कोलीग्स थे, यानी उसके साथ जो थे, उन्होंने साइड चेंज करके विलियम द ऑरेंज की तरफ चले गए। अब इसके नतीजे में सबसे पहले आपके पास क्या होता है, बिल ऑफ राइट्स होता है। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि इतना बड़ा चेंज कि पहले आप इधर खड़े थे, आप उसके बाद इधर आ गए, मोनार्की से आप डेमोक्रेसी की तरफ आ गए हैं। ये क्या चेंज छोटा है? देखे ना, मोनार्की बिल्कुल खत्म होगी और आपके पास क्या होगी, डेमोक्रेसी आ गई। सबसे पहले क्या हो गए कि आपके पास राइट्स एंड लिबर्टीज बिल्कुल खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म होगी। ये अब पार्लियामेंट ने क्या किया कि एक बिल ऑफ राइट साइन किया कि आपके पास राइट्स एंड लिबर्टीज दी गई। किंग जो है वो, किंग कैन नॉट मेक or do any legislation, no role in judiciary, ठीक है। king cannot impose taxes, king was answer, यानी जो विलियम और मैरी थी, answerable to पार्लियामेंट, ठीक है। यानी किंग जो है, यहां पे आप ये भी लिखें कि वो टैक्सेस भी नहीं लगा सकता था। यानी अब सारे के सारे, उससे पहले ये सारी पावर्स किसके पास थी, आपके पास किंग के पास। अब यानी राइट्स एंड लिबर्टी, अब वो टैक्सेस भी नहीं लगा सकता, कोई लेजिस्लेशन भी नहीं पास कर सकता, जुडिशरी यानी फैसला साजी की जो पावर है वो भी उससे ले ली गई। और उसके बाद आपके पास क्या था कि किंग कैन नॉट ये लिख दिया हमने, किंग कैन नॉट इम्पोज टैक्सेस एंड किंग वाज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। अब इसको ग्लोरियस इस वजह से भी कहा जाता है कि ये जो डेवलपमेंट है आज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आप वहां से रेफरेंस दे सकते हैं कि जो हमारे आइन में आज बातें की गई हैं, 8 से 28 तक आर्टिकल्स हैं, ये उन्होंने 1689 में कर ली थी। जस्ट इमेजिन द फैक्ट कि दुनिया की जितनी बड़ी रेवोल्यूशन आई, इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन,
अमेरिकन रेवोल्यूशन, दे वर ऑल इंस्पायर्ड बाय द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास जो अगला चेंज इसमें आता है वो आपके पास आता है जी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अगर हम इसको थोड़ा सा जार्गन यूज करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुई। यानी देखें ना, यहाँ पे जो किंग और पार्लियामेंट का रिलेशन है उसमें क्या है आपके पास कि किंग इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, और उसके बाद क्या है कि आपके पास टॉलरेशन एक्ट्स। इससे पहले आपके पास क्या होता था कि जब जेम्स टू आया तो उसने जितने भी प्रोटेस्टेंट्स थे उनको जॉब से भी निकाल दिया, और उन पे क्या किया गया कि उन पे पाबंदियां, सैंक्शंस वगैरह लगा दी गई कि वो कहीं पे आपके पास हिस्सा नहीं ले सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, टॉलरेशन एक्ट्स लेके आए। टॉलरेशन एक्ट्स क्या थे कि जिसमें ऑल पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ्स उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई थी। ठीक है, कि यानी आप वो जॉब्स में भी आ सकते थे, उसके बाद उन पे कोई आपके पास जो है वो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। हाँ, बिल ऑफ राइट्स के बाद में जो चीजें सारी आई हैं आपके पास। उसके बाद क्या है कि दुनिया की जितनी भी आपके पास रेवोल्यूशंस हैं, अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा स्लोगन क्या था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये तो बात कहां से उन्हें पता चली, ये देखे ना, किंग कैन नॉट इम्पोज टैक्सेस। उसके बाद लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, जो फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है, यानी अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो दोनों की दोनों आपके पास क्या थी, इंस्पायर्ड थी आपके पास इसी वजह से। एक्ट टाइप उन्होंने पार्लियामेंट ने पास किया था कि जिसमें उन्होंने कहा कि ऑल पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ्स कैन एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अगला मैंने आपको बताया कि दुनिया की जितनी भी रेवोल्यूशंस हैं, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन है, जैसे आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये सारी की सारी इंस्पायर्ड थी आपके पास इनके आइडियाज। अमेरिकन रेवोल्यूशन आपके पास कहाँ पे हो रही है, 1776 में। उसके बाद आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हो रही है। तो इस वजह से ये सारी की सारी जो रेवोल्यूशन है वो आ जाती है। मजीद अगर हम इसको कहते हैं कि इसमें पार्लियामेंट्री जो सुप्रीमेसी है, आज आप पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं, ये सारी के सारी आइडिया आपके पास क्या था, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। कि यहां से आप देख सकते हैं कि पहली दफा सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आपके पास स्टैब्लिश होती है। और उसके बाद आप मजीद इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, और उसके बाद दुनिया में की जितनी भी आपके देखे ना, आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे जॉन लॉक की फिलॉसफी। ठीक है, जॉन लॉक ने क्या किया था कि आपके पास रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात की थी। उसने कहा था कि लोगों को यह इख्तियार दिया जाना चाहिए कि वो अपने लिए अपने जो है वो नुमाइंदे जो है वो इलेक्ट कर सकें, और उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी पूरी की पूरी आपके पास जो दुनिया है उसमें एक डेमोक्रेसी का आइडिया आता है। ठीक है, अब ये सारे चेंजेस तो हो गए। सबसे पहले आपके पास अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हम इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं। जी, लेकिन वो उसको क्रोमवेल, जो ओलिवर क्रोमवेल था, उसकी जो आपके पास इम्पैक्ट था वो एक आपके पास वायलेंट वे में आया था, ये चीज आप देखें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास इसको ग्लोरियस, मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपका ये क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाएगा। इट वाज सो ग्लोरियस कि सबसे पहले इसमें यह था कि पीसफुल ट्रांजिशन थी, और इसमें आपके पास जो एग्रीमेंट था बोथ पार्टीज का, ठीक है, और ये आपके पास ब्लडलेस जो है वो ट्रांजिशन थी। ठीक है, उसके बाद इसकी जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थी, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इसने की, वो स्टिल उनकी कॉन्टेम्परेरी रेलेवेंस हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आता है कि इसकी जो हिस्टोरिकल लेगेसी है, हिस्टोरिकल लेगेसी
वो आपके पास अनडिनाइबल है। ठीक है, एग्रीमेंट मतलब बोथ पार्टीज, जो विलियम द ऑरेंज, यानी इनके दरमियान कोई ऐसा नहीं हुआ था ये आपस में लड़े थे उसके बाद किया था, और आपके पास क्वीन मैरी जो है उनके दरमियान एक थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो हुआ था। और अगर फॉर एग्जाम्पल अब आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ विलियम थ्री एंड क्वीन मैरी शेप द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, उसमें आप क्या लिखेंगे? यही सारा लिखेंगे। ठीक है, व्हाट वर द मेजर डेवलपमेंट्स दैट टुक आफ्टर 1688, उसमें आप क्या लिखेंगे? या आपसे कोई पूछता है कि जो आपके पास डेमोक्रेसी है उसकी बुनियाद कहाँ से निकली, उसमें आप लिखेंगे। ये जी एक आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें अगर आप देखें, अब सर, ये क्वेश्चन एग्रीमेंट 2023 का किसमें देख हुआ था? लेते हैं ताकि हमारे पास जो ओवर द ईयर हमारे पास क्वेश्चन है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चन। हाउ डिड ग्लोरियस रेवोल्यूशन अकर इन ब्रिटेन, 2023 का क्वेश्चन है। व्हाट वाज इट्स फॉल आउट एट होम एंड अब्रॉड। ठीक है, कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन कैसे आई, उसकी कॉजेज, और उसके बाद इसमें जो इसके इम्पैक्ट थे वो किस तरह से फेल्ट किए गए। ठीक है, फिर उसको आप देखते हैं, what did lead to the occurrence of ultra degree of mega development towards the close of 17th century known as glorious revolution, कि किसकी वजह से ये हुई, और उसके बाद फिर आप बताएंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या थे और किस तरह से इसने जो आपके पास हिस्ट्री है वो उसको शेप किया। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज सो ग्लोरियस अबाउट ग्लोरियस रेवोल्यूशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन ब्रिटिश हिस्ट्री। तो जी ये आपके पास इतना डिफिकल्ट पेपर होता है और इतना आपके पास मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, मैडम के साथ कर दूंगा, आप उनसे ले लीजिएगा। ये आपके पास जो है वो ऑल अबाउट ग्लोरियस